class में. Now you can write your present in comment box. सब अपनी प्रेजेंट करें और उसके बाद ज्योग्राफी की बुक अपने साथ में रखें बेटा. कोई भी चीज़ देखनी हो तो तुरंत से हम देख करके और आसानी से समझ सकते हैं चीज़ों को. एक वीडियो है जिसमें मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट है हमारे उनको दिखाया गया है, तो हम उन्हीं को देखेंगे. And disadvantages of multi-purpose river projects in India. Rivers are a most important source of सर आप fresh एक water. माइक ऑफ कर दीजिए. People have always felt the need to store river water in the rainy season for use in the dry season. Realizing this need, people in ancient India built many hydraulic structures like dams, artificial lakes, tanks, and canals to store and divert water for irrigation. A dam is a structure that forms a barrier across a river to regulate the flow of water. Water is stored in a large reservoir behind the dam and is allowed to flow as required through spillways. Dams can be classified into several types based on their height and material used for construction. In keeping with our ancient tradition, we have built many large dams across major rivers in India. Why are most of our modern dams known as multi-purpose river projects? The primary purpose of dams has always been to provide water for irrigation through a network of irrigation canals. Modern dams are also used to generate electricity. One such example is the Bakhra Nangal Dam in the Sutlej Basin in Himachal Pradesh. Dams are used to control flooding in flood-prone areas by regulating the flow of water downstream. One such example is the Hirakud Dam in the Mahanadi Basin in Orissa. Dams can also be used to divert water into existing smaller streams to promote inland navigation. देखिए इस वीडियो के थ्रू आपने मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट होते हैं डैम्स के उनको आपने देखा. उसका एक छोटा सा ये दिखाया गया है इसमें कि किस प्रकार के ये प्रोजेक्ट बने होते हैं. मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट होते हैं, नदी के ऊपर जो डैम बनाया जाता है वो किस तरह से पानी किस तरह रहता है, उसके आगे फ्लो कैसे बनाया जाता है, कितने प्रकार के डैम्स होते हैं वो भी इसमें बताया गया है. इतना हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए बस इतना सा समझना इम्पोर्टेंट है इसमें कि जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होते हैं उनके पर्पज क्या होते हैं, किस प्रकार से बनाए जाते हैं और भारत में कहाँ कहाँ है. ठीक है, और ये चीज़ जानने के लिए हम सीधे चलते हैं अब अपने पीपीटी के ऊपर, वाटर रिसोर्सेज. वहाँ से हम इसको आगे कंडक्ट करते हैं. ठीक है. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बेटा बोलिए. सर इन प्रोजेक्ट्स के सर कोई सर बस डिसएडवांटेज मतलब नहीं होते सर, बस एडवांटेज ही होता है. डिसएडवांटेज भी होते हैं, गुण भी हैं, दोष भी हैं. जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम कोई मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कितना एरिया हमें कवर करना होता है. सबसे पहली बात ये है. उसके बीच में कितना जो ऐसा पार्ट है जहाँ खेती होती हो, जहाँ कोई इंडस्ट्री हो, पहली चीज यहीं से शुरू हो जाती है. इसके बाद में कितनी पॉपुलेशन है ऐसी जो उस पर डिपेंड करती है. कई बार ऐसा होता है प्रोजेक्ट बहुत बड़ा बना दिया जाता है, जरूरत उसकी बहुत कम होती है. जैसे टिहरी बांध आपने सुना होगा शायद,
उत्तराखंड में जो वहाँ टिहरी जो बांध बना हुआ है उसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा है, ऐसा कहते हैं कि वो बहुत ऊंचा है और वह कभी बाढ़ का रूप ले सकता है। जब कोई बड़ा बांध होता है ना तो उसकी डिसएडवांटेज ये भी होता है सबसे बड़ा कि वो जो आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो हमेशा आतंकित रहते हैं। ये एक पॉलिटिकल व्यू के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। चाइना ने भारत के ऊपर तिब्बत के आसपास एक ऐसा डैम बनाया है, बहुत बड़ा डैम बना रहा है वो अपना इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए, अपने आप को और पावरफुल बनाने के लिए। और ऐसा कहा जाता है पॉलिटिकल व्यूज में कि वो भारत पर एक दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रहा है ताकि कभी भी उस डैम को फोड़ करके भारत में तबाही ला सके। तो ये एक डिसएडवांटेज ही है, समझ रहे होंगे विवेक? यस सर। और भी आप बता सकते हैं, जैसे और बताना चाहेंगे तो सर एनवायरनमेंट आप पे सर को, सर एनवायरनमेंट पे। हाँ, एनवायरनमेंट पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है। देखो अगर इसकी जगह कोई इंडस्ट्री डेवलप होती है, सोचिए जरा, अगर हम एक वाटर प्रोजेक्ट लगाते हैं, पावर प्रोजेक्ट लगाते हैं, तो एडवांटेज हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं, डिसएडवांटेज हमें कम दिखाई देते हैं। दूसरी बनस्पत इसकी तुलना में, जैसे हम इंडस्ट्री लगाते हैं तो इंडस्ट्री जब लगाएंगे तो हमें, जबकि हमें पता है कि इससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, हम देखते हैं कि केमिकल फ्लो होता है, लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों की जरूरत महसूस करते हैं, तो वो सब चीज़ें, उनका प्रोडक्शन होता है। पानी के साथ ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि जहाँ पहले ही हमारे लिए पानी सुलभ नहीं है, पीने के लिए उपलब्ध नहीं है, फिर वहाँ अगर टरबाइन चलाए जाए और अगर पावर प्रोजेक्ट ऐसे हर जगह बना दिए जाए, पानी को स्टोर किया जाए, तो फिर बाकी चीज़ों का क्या होगा? समझ लो, ये भी एक लिमिट, या जब पानी का बहाव ज़्यादा हो, कई बार ऐसा है ना, डैम ऐसी जगह बना दिया जाता है जो बार बार बाढ़ का रूप ले रहा हो, बार बार तबाही मचाता हो, तो वहाँ पर डैम बना दिया जाता है। जैसे आपने देखा नागार्जुन सागर जो डैम है ना, नीचे साउथ में जाओगे आप तो जैसे तुंगभद्रा डैम है, तुंगा और भद्रा दोनों नदियों को मिला करके एक डैम बनाया गया, तो वो फ्लो को रोकने के लिए। जैसे कि आप अब सरदार सरोवर डैम है, वहाँ जो कंडीशन है आप उसको देखिए कि आज उसको टूरिस्ट का एक प्लेस भी दे दिया गया है। तो उन चीज़ों को एक अलग तरीके से पेश करना भी, ये भी एक खास बात होती है अपने आप में। वाटर रिसोर्सेज का मतलब केवल यही नहीं है कि आप सिंचाई के लिए ही काम मिले, बल्कि आपका मल्टीपर्पज यूज होना चाहिए। आप एक ही चीज़ को, जैसे आप पानी का यूज कर रहे हैं, तो आप ये देखिए सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत किस चीज़ की है, उसे हम पहले पूरी करें, तो वो है हमारा ड्रिंकिंग वाटर। उसके बाद में वॉशिंग के लिए, बाथिंग के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए या और बाकी चीज़ों के लिए तो हम उतना ही यूज करें जितना हमारे लिए ज़रूरी हो, क्योंकि पानी मेन हमारा टॉपिक है, उससे हमें भटकना नहीं है। हमारा मेन टॉपिक क्या है? वाटर रिसोर्स। आज के फैक्ट क्या है पानी के, आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्यों विवेक दिखाई दे रहा है? क्या है हमारे पास? हमारे सामने कंडीशन क्या है पानी की कि 97% ऐसा पानी है जिसको हम यूज ही नहीं कर सकते। यानी आपके पास अगर 100 ग्लास रखे हो पानी के, 100 बोटल्स हो, उनमें से 97 तो ऐसी जिनका आप यूज ही नहीं कर सकते, और उनमें से भी फिर जो 3 है उसमें से 2 ऐसी है जिन्हें आप पी नहीं सकते। बाकी बची 1 बोतल, और वो 1 बोतल जो बची है ना, उसमें भी केवल ऊपर ऊपर का कुछ हिस्सा ही पानी जो फ्रेश वाटर है जिसे आप पी सकते हो। बाकी के नीचे वाला जो पानी है वो भी आपने देखा होगा कि ग्राउंड वाटर भी प्योर नहीं रहा, उसमें भी फ्लोराइड है। सही कह रहा हूं ना ये बात? वहां भी आपको फ्लोराइड मिलेगा। तो ग्राउंड वाटर तक को हमने पोल्यूटेड कर दिया है, उस तक को हमने नहीं छोड़ा। तो इस चीज को हमें यहाँ समझना है। इस चैप्टर को देने का मतलब एक तो ये है कि वाटर रिसोर्स है उसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। दूसरा ये है कि आज इसकी अवेलेबिलिटी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो जब तक जीवन है ना तब तक हम पानी पिएंगे। हमारे नहाने के लिए, खाने धोने के लिए, गार्डनिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, सबके लिए हमें पानी की आवश्यकता है। और एक तरफ से देखो क्वेश्चन अपने आप ही बन जाता है, पिछली क्लास में भी हमने इस पर डिस्कस किया था कि रिन्यूएबल रिसोर्स होने के बाद भी स्कैर्सिटी क्यों है, पानी की कमी क्यों है। तो उसकी वजह आपने जान ही ली। पानी की वजह कम क्यों है? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर अनइक्वल है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फॉर डोमेस्टिक यूज, घरेलू यूज ज्यादा होगा।
खाने ज़्यादा खाना बनेगा तो ज़्यादा खाने में ज़्यादा पानी लगेगा। इसके साथ साथ जैसे ज़्यादा लोग होंगे, कपड़े ज़्यादा धोने के लिए होंगे, बर्तन ज़्यादा धोने के लिए होंगे, नहाने धोने के लिए ज़्यादा पानी होगा, तो अदर पर्पज़ भी होंगे इसके अलावा। तो पॉपुलेशन जितना बढ़ेगी उससे इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, इकोनॉमी में भी ग्रोथ होगी। तो इसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है हमारे वाटर पे, वाटर रिसोर्सेज पे। ठीक है, कॉमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर का, वो भी आपने देखा कि इससे इरिगेटेड जो एरिया है वो बढ़ता है। ड्राई सीजन एग्रीकल्चर में ये चीज एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन सी फसल कब करनी चाहिए ताकि पानी की कमी हो तो भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा देखो पानी कैसे खराब कर रहे हैं हम लोग। एक ये भी है कि जितना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इंडस्ट्रीज के लिए हम यूज कर रहे हैं, उससे आप ये भी समझिए कि हम नेचुरल रिसोर्सेज पे कंट्रोल कर रहे हैं। ये ठीक है, अच्छा है बनाना, इन चीज़ों का यूज करना, लेकिन आप वहाँ देखिए जहाँ इंडस्ट्रियल जो कंपनीज है या वो जो फैक्ट्रीज हैं, वो कितना जो वेस्ट मटेरियल है वो पानी में डालती हैं। आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कैसे केमिकल है जो पानी में छोड़े जा रहे हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। अब इसे देखो कैसे कंजर्व करना है, कैसे इसको, तो ये एग्जाम्पल दिखाया गया था एंशियंट टाइम में लोग कैसे करते हैं। इसके बाद में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, और वो भी हमने बात करी है डैम की। डैम के अलग अलग प्रकार होते हैं, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा इसको। हाइड्रल पावर के जो डैम होते हैं वो आपने अभी वीडियो में देखा है। अब इनके यूज क्या है वो हमने इसको देखा है। कुछ डैम्स के बारे में भी हमने बताया, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था डैम्स के बारे में, इसे याद रखिएगा, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसके बाद में ये डैम्स का एक स्ट्रक्चर है, ड्रॉबैक है डैम का। यहाँ से हम दो एग्जाम्पल की बात करना चाहेंगे, एक नर्मदा बचाओ आंदोलन और दूसरा टिहरी डैम आंदोलन। ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है ये किसके ऊपर है? जो नर्मदा नदी है इसके ऊपर जो सरदार सरोवर डैम बनाया गया है, उस डैम के ऊपर कुछ लोगों ने विरोध किया था। अब आपने जस्ट ऐसे कहा अभी, विवेक विशाल ने कहा कि सर जो डैम होते हैं क्या उनके मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट होते हैं क्या उनके लाभ ही होते हैं, क्या उनके कोई नुकसान नहीं होते या उनके कोई डिसएडवांटेज नहीं होती? देखिए सामने है, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि जो एरिया वो लोग कैप्चर कर रहे थे, गवर्नमेंट जो एरिया कैप्चर कर रही थी उसमें बहुत से लोग थे जो रहते थे, उनके घर थे, मकान थे, और बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया बनाना होता है। जब भी कोई डैम बनता है ना, ध्यान रखना, डैम ऐसे ही नहीं है कि एक छोटे से कोने में बन गया, बहुत बड़ा एरिया होता है, सामने से एरिया को खाली करना होता है। अब वहाँ उन लोगों को परेशानी हुई तभी तो उन्होंने आंदोलन चलाया। अब उन्हें अलग जगह जमीन भी दी गई, उस तरह से व्यवस्थित भी करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी जो जमीन थी उनको हमेशा उस बात का दुख रहा। दूसरा इसमें टिहरी डैम आंदोलन है। टिहरी में जो डैम बना है जिसकी अभी मैं बात कर रहा था उत्तराखंड में, उसी की बात है ये। तो वहां भी ये आंदोलन, क्योंकि वो बहुत बड़ा डैम था और कभी बाढ़ का कारण बन सकता है वो, इसलिए उसके ऊपर भी ये ऐसे संघर्ष मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के साथ भी जुड़े होते हैं। देखो यहाँ से हम बात कर रहे थे ड्रॉबैक ऑफ डैम की, इसको और समझिएगा। डैम आल्सो फ्रेगमेंट रिवर्स मेकिंग डिफिकल्ट फॉर एक्वेटिक फोना टू माइग्रेट स्पेशली फॉर स्पॉनिंग। देखो एक चीज है, आप देखें जब भी कोई डैम होता है ना, तो डैम में जब वहां जहां पानी इकट्ठा होता है वहां बहुत सारी ऐसी चीजें आपको दिखाई देती हैं। जैसे नील को जानते हो, नील क्या होता है? नील बता सकता है? आपने साइंस में पढ़ा होगा ना बेटा, नील जो होता है नीला नीला सा दिखाई देता है, कौन बताएगा मुझे क्या बोलते हैं उसको? इंडिगो इंडिगो इंडिगो। उसको क्या बोलते हैं नील को? इंडिगो नहीं, इंडिगो नहीं, वो नहीं। जो पानी में आसपास जो वो बन जाती है, एक परत सी बन जाती है, लेयर सी बन जाती है ना, उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? कुछ क्या कुछ बोलते हैं उसको, मेरे दिमाग में नहीं आया वो। तो देखो ये मैं एक बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब डैम होता है ना, डैम के आसपास जो कैचमेंट एरिया होता है वहां पे कई ऐसी वनस्पतियां पनपती हैं, कई ऐसी चीजें पनप जाती हैं, तो वो जो नदियां होती हैं उनके साथ वो बह करके आती हैं तो डैम में इकट्ठी हो जाती है। कई बार देखा होगा ये कमल के फूल हमारे यहाँ जुनारदेव में अपन यहाँ निकलते हैं, तो रेलवे स्टेशन के पास में एक झील सी बनी है वहाँ। अब वहाँ वो बीज कहाँ से आते हैं समझिए,
जो नदी बह करके कहीं एक जगह इकट्ठी होती है, तो वहाँ कुछ ऐसी चीजें भी, फोना टाइप की चीजें हैं उनके लिए भी। और एक डैम जो बनता है उसका मेन चीज क्या रहता है कि जो भी आसपास का जो कैचमेंट एरिया होता है, आसपास की जो पॉपुलेशन होती है, वहाँ वो चीज इतना कवर करे, अगर मान लो डैम फूटता भी है या डैम में कोई प्रॉब्लम भी होती है तो आसपास के लोगों को सुरक्षा मिल सके, ये मेन चीज होती है। दूसरी चीज ये है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए जैसे कैनल्स निकाली जाती हैं, तो कैनल्स का भी जो स्ट्रक्चर होता है उसको उसी तरीके से संजोया जाता है। दूसरा, इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी का है, उसके साथ में पावर पॉइंट बनाया जाता है, वही प्लांट बनता है जहाँ हाइड्रो पावर, जहाँ टरबाइन चलते हैं बड़े बड़े, अभी वीडियो में देखा होगा आपने, टरबाइन चलते हैं। तो पास में ये सारे प्रोजेक्ट जब एक साथ होते हैं तो बहुत बड़ा एरिया होता है जिसपे पकड़ हो जाती है इनकी, या उस एरिया में अब लगभग 10-20 किलोमीटर तक का जो एरिया है, तो वहाँ कुछ लोग भी रहते होंगे, किसी की जमीन भी होगी, तो उन लोगों को जब परेशानी होती है तब जाकर के वो क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल हमने बात करी थी। इसके बाद में देखो कौन कौन से डैम हैं भारत में, उनके बारे में देखते हैं, है ना। और कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ये जितना था उतना मैंने आपको बताया है। डैम्स का जरूर है, ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, तो एक एक को देख लीजिए। सबसे पहले ऊपर देखो सलाल प्रोजेक्ट, ये जम्मू कश्मीर में है। चेनाब नदी, व्यास नदी, और नीचे आप देखेंगे भाखड़ा नांगल, आपको सतलुज और रावी नदी दोनों के पास में आपको भाखड़ा नांगल डैम दिखाई देगा। यहाँ कोटा बैराज राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाता है। कोटा बैराज चंबल नदी पर बना है। राणा प्रताप सागर, ये भी चंबल नदी पर बना है। गांधी सागर और जवाहर सागर, ये भी चंबल नदी पर बने हैं। ठीक है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम बना है, इसमें लिखा नहीं गया है, सरदार सरोवर डैम है। ठीक है। और एक कोकरा पारा है, प्रवरा नदी पर बना है। गोदावरी, यहाँ आप नीचे आएंगे तो नागार्जुन सागर जो आपको कृष्णा नदी पर, कोयना, ये भी आपको कृष्णा नदी पर मिलेगा। तुंगभद्रा पर, तुंगभद्रा आपको मिलेगा। और एक है घाट प्रभा। ठीक है। इसके बाद में नीचे आप आएंगे तो कावेरी पर और पेरियार पर, मैत्तूर, ये नाम है जो डैम बने हैं भारत में, बड़े बड़े डैम है ये। इनमें सबसे बड़ा डैम है भाखड़ा नांगल डैम। ठीक है। उसके बाद में हीराकुंड, इधर आएंगे ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट की तरफ देखिए जहां हम बात कर रहे हैं दामोदर की, रिहंद की, हीराकुंड की। महानदी पर हीराकुंड, दामोदर वैली और रिहंद, ये तीनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बाकी छोटे छोटे भी है यहाँ, जैसे मैथौन है, पंचेत, बोकारो, कोनार, तलैया, गंडक रिवर पे, सोन रिवर पे, है ना, ये सभी है। रामागुंडम, ये आंध्र प्रदेश में है। ये सारे डैम हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान रखिए। अब जब आपका टर्म वाइज पेपर हो गया तो आपका जो क्वेश्चन पेपर बनेगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, और ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हीराकुंड जो है वो कौन सी नदी पर बना है, भाखड़ा नांगल जो डैम है वो कौन सी नदी पर बना है। ठीक है। आज सभी बच्चे इस चीज को नोट कर लीजिए, वाटर रिसोर्सेज में एक तो रिवर्स को लोकेट करिए और दूसरा डैम को लोकेट करिए। आज की ड्राइंग टास्क में नोट कर लीजिए रिवर्स और डैम। वाटर हार्वेस्टिंग, अब देखिए वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, बताएगा कोई मुझे, वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है? वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है? अगर हम पानी को व्यवस्थित करना चाहते हैं, अगर उसे मैनेज करना चाहते हैं, तो एक तरीका है वाटर हार्वेस्ट। वाटर हार्वेस्ट का मतलब सीधा सीधा जल के संरक्षण से, पानी को कनेक्ट करके रखना। यस यस यस, जल संरक्षण से जुड़ा है। फर्स्ट जैसे रेन वाटर, सेकंड ग्रेन वाटर, ग्राउंड वाटर, थर्ड रिवर वाटर, और फोर्थ फ्लड वाटर। रेन वाटर को कैसे हार्वेस्ट किया जा सकता है कि हम जब मकान की छतें बनाते हैं उनको हम इस तरह से बनाएं, ढालुआ छत बनाएं, नालियां बनाएं, अंडरग्राउंड बेसमेंट में हम एक टैंक बनाएं। खेतों का जो पानी हो, हर खेत के कोने पर एक हम गड्ढा एक बनाएं पक्का करके, उसको ढक के रखें, तो वह भी हम पानी पीने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर
खेती करनी हो, इरिगेशन के लिए चाहिए, तो वहाँ भी हम इस पानी को यूज कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर है, जैसे हम ट्यूबवेल का पानी यूज करते हैं, वेल का यूज करते हैं, तो उतना ही यूज करें जितना हमारी जरूरत हो, एक्स्ट्रा हम यूज ना करें। तो ये भी एक तरह से वाटर हार्वेस्टिंग ही है। रिवर वाटर, अब एक चीज है ये भी होती है, आपने देखा होगा कि खुले में पेड़ लगा देना और उसमें खुले में ऐसे पानी डालना, या फिर अगर हम पाइप डाल करके और पाइप के थ्रू बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, जिसे ट्रिप सिस्टम बोला जाता है ना, या फिर स्प्रिंकलर सिस्टम, जो क्या बोलते हैं उसको, जो फव्वारा सिस्टम है, फव्वारा पद्धति, स्प्रिंकलर, है ना, तो वो भी एक तरह से पानी को बचाता है। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करी जाती है, तो ये मैंने बताई आपको। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द अक्यूमुलेशन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर फॉर रीयूज ऑन साइट रेदर देन अलाउिंग इट टू रन ऑफ, यानी इसका हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। रेन वाटर, बारिश के पानी का हम एक जगह स्टोर करें और जब भी इसका यूज करना हो तो हम उसका यूज कर सकें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स आर मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली एज कंपेयर टू मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। रिवर, जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट हैं, वो तो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये फ्रेंडली होता है, इको फ्रेंडली है। ठीक है, ये एनिमेशन है लेकिन ये शायद गायब हो गया इससे। वाटर हार्वेस्ट मेथड, अब वाटर हार्वेस्ट मेथड कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। इन हिल्स एंड माउंटेनियस रीजन्स built diversion channels like the gulfs and kulls of the western Himalayas for agriculture। खेत, जो पहाड़ी एरियाज हैं, जो पर्वतीय इलाके हैं, वहां के लोग जो पानी है उसको डाइवर्स करने के लिए, एक दिशा से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कुछ बनाते हैं खेती के लिए, तो उन्हें जो बोला जाता है वो गुल बोला जाता है, गुल्स या फिर कुल्स। In floodplain Bengal, people build in a undation channels to irrigate their field। अब देखो, जो बंगाल है, बंगाल में देखो बार बार जब बाढ़ आती है तो जो बाढ़ का जो प्लेन है बंगाल में, वहां के लोग क्या करते हैं, ऐसे गहरी नालियां बना देते हैं, चौड़ी चौड़ी ऐसे रास्ते बना देते हैं जहां से पानी आसानी से उनके खेतों तक पहुंच सके, तो बाढ़ का जो पानी होता है उससे वो सिंचाई कर लेते हैं। Rooftop rainwater harvesting was commonly practiced to store drinking water, particularly in Rajasthan। राजस्थान फेमस है इस चीज के लिए, रूफटॉप रेन वाटर, क्योंकि वहाँ बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, ये ऐसे इलाके हैं, जालोर, ये 6-7 जिले, मेजरली 13 जिले, 13 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ डेजर्ट है, पूरी तरह से डेजर्ट है, जहाँ पानी की कमी है, पीने के पानी की कमी है, सिंचाई तो बहुत दूर की बात है। और बारिश के पानी को खेतों में स्टोर करके रखते हैं और बारिश के पानी को मकान की छतों से इकट्ठा करके घर के अंदर नीचे बेसमेंट में टैंक बना हुआ है वहां इकट्ठा करके रखते हैं, फिर साल भर तक उसी को पीते हैं, जब तक आगे बारिश नहीं हो जाती तब तक पानी कहाँ से होगा। और जब पानी खत्म होता है तो आसपास पड़ोसियों से कैन, बोतल, इन सब में ला करके काम चलाना होता है। तो राजस्थान के लोगों को, वहाँ के जो पश्चिमी राजस्थान के लोग हैं, वो इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, जो मरुस्थलीय इलाके होते हैं या थोड़ी बहुत कम मरुस्थल वाले इलाके, एग्रीकल्चर फील्ड्स वर कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज। देखो, इस चीज को समझने की कोशिश करिए, आपको सामने पिक्चर भी दे रखी है। In arid and semi-arid regions, agricultural fields were converted into rain-fed storage structures that allowed the water to stagnate and moisten the soil, like Khadin in Jaisalmer and the Johats in other parts of Rajasthan। अब ये क्या है, देखिए, जोहाद या जोहड़, ये पानी के वो हिस्से हैं जो मरुस्थल में एक जगह पे इकट्ठे रह जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि जो मरुस्थलीय इलाके होते हैं वहाँ मोस्टली पानी होता नहीं है, लेकिन बारिश के समय में कुछ ऐसे फील्ड होते हैं जहाँ खेती नहीं होती है। पहले खेती होती थी लेकिन धीरे धीरे वहाँ खेती होना बंद हो गई। अब बारिश का पानी आया, वहाँ इकट्ठा हुआ, तो वो जो पानी है, जो मिट्टी है नमी वाली, उस हिस्से को खड़ीन, जैसलमेर में इसको खड़ीन बोला जाता है
और राजस्थान में इसको जोहड़ बोला जाता है, जोहड़। और ये बहुत आम बात है हमारे लिए, हम इसको आम तरीके से लेते हैं। खड़ीन को तो भले हम कम समझते हैं, जैसलमेर बाड़मेर के लोग ज्यादा समझते हैं, लेकिन हम जो जयपुर दौसा के आसपास के लोग हैं, जयपुर दौसा अलवर सवाई माधोपुर, ये बेल्ट जो है ये जोहड़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये अब पालर परली ये क्या है, देखो इसको समझिएगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, पालर जो पानी होता है, हमारे राजस्थानी भाषा में बोलते हैं इसको पालर पानी। जो पानी में जो तेल की मात्रा होती है हल्की फुल्की, उसमें कुछ ऐसे सोर्स होते हैं पानी में, जिसलिए उसको पालर पानी बोलते हैं। अब यहाँ उस वर्ड को दिखाया गया है पालर परली, तो समझते हैं क्या है। द रेन वाटर विच इज स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड टैंक्स इज पोर्टेबल वाटर, यानी कोई बर्तन में हम किसी पानी को यूज कर सकें अंडरग्राउंड, अगर हम किसी टैंक में उस पानी को स्टोर कर देते हैं, इट इज रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ये पालर पानी वह बरसात का पानी होता है जिसे हम एक जगह स्टोर कर लेते हैं। तो समझ गए होंगे पालर पानी किसे बोलते हैं, बारिश के पानी को जिसे हम अंडरग्राउंड टैंक में सेव कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। It is the main source of water when all the other sources have dried up। अब जब सारे सोर्स खत्म हो जाते हैं तो रेन वाटर तो होगा ही होगा, तो कम से कम ये एक सोर्स रहता है। इट इज कंसिडर्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। पानी पीने के लिए जो हम यूज करते हैं सबसे शुद्ध पानी इसे समझा जाता है, ठीक है। अब राजस्थान में कैसे टैंक बनाए जाते हैं, देखिए टैंक्स ऑफ या तो टैंक बोला जाता है या फिर टाका बोला जाता है। देखिए दोनों चीजें देखिए, इस तरह खेत में भी बने होते हैं और इस तरह से घर में भी बने होते हैं। यहाँ जो आप ये पिक्चर देख रहे हो ये इसके अंदर जाने की है, पानी लाने की है ना, ये अंडरग्राउंड है। तो यहाँ से सीढ़ियाँ बनी हुई है, सीढ़ियों से अंदर जाकर के पानी लेते हैं। यहाँ एक ऊपर एक लेडी है जो पानी निकाल रही है। तो इस तरह के टाँके वहाँ बने होते हैं, ये मेन सोर्स होते हैं वहाँ पानी पीने की, है ना। इनको मानसून में साफ किया जाता है और पॉल्यूशन से इनको सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। दूसरा देखो, एक बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी है। मैंने आपको बताया था ना वो पाइप वाला बताया था एक बार, याद है, ड्रिप सिस्टम के बारे में बताया था। यस सर। है ना, ड्रिप सिस्टम में जहां हम एक लाइन में पेड़ों को लगा देते हैं ना। अब मेघालय में क्या होता है, देखो मेघालय में 200 साल पहले ये सिस्टम लागू किया गया है, जिसमें क्या करते थे वो, एक जो बांस की जो लंबी जो छड़ी होती थी उसको ऊपर से काट करके और पाइप नुमा उसको आकार दे करके और एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, इस तरह से पानी को ट्रांसपोर्ट किया जाता था। तो लगभग 18 से 20 लीटर पानी जो कई मीटर तक उसको दूर तक ले जाया जाता था। अब देखो एडवांटेज, इसके एडवांटेज क्या क्या है, इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड विथ लेस वाटर। अब समझिए इस बात को कि जो हम फसल का जो वो है मैदान जो है वो जो बढ़ेगा तो पानी की कमी होती जाएगी। नेक्स्ट, यूज ऑफ द नेचुरल एंड लोकल मटेरियल। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें उन चीजों का ज्यादा यूज करना चाहिए जो नेचुरल हो और हमारे लोकल मटेरियल से बनी हो। डज नॉट नीड फ्यूल और पावर। हमें फ्यूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और पावर का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक लिमिटेड सोर्स की तरह है ये। मेंटेन सस्टेनेबल इरिगेशन सिस्टम। सस्टेनेबल इरिगेशन सिस्टम क्या होती है, कोई बता सकता है मुझे, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ सकते हो तो सस्टेनेबल इरिगेशन का मतलब क्या है, चलो कौन बताएगा सस्टेनेबल इरिगेशन सिस्टम क्या हो सकता है सर। हाँ टाइप का इरिगेशन जिसको मतलब बोलिए लंबे समय तक। सर ऐसा इरिगेशन सर जिसमें सर लेस वाटर सर यूज हो जितना हो सके। गुड गुड गुड, मतलब आपने बिल्कुल एसेंस बताया है। अब चलिए इसको देखो, अब इसको क्लियरली समझिए। सस्टेनेबल इरिगेशन सिस्टम का सीधा सा मतलब हो गया कि आप अपना जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके लिए तो आप अपना पानी यूज करिए, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में, एडेक्वेट वाटर जितना आपको चाहिए। लेकिन कुछ पानी अगर आप बचा सकें तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी बचाइए। और इसमें दूसरी चीज एक लागू और होती है कि आप इरिगेशन के लिए उतना ही पानी यूज करिए जितना पानी आपके पीने के लिए बच जाता है। कि हाँ हम इतना पानी पी लेंगे, इसके बाद पानी बच रहा है तो आप इरिगेशन का यूज करिए। अगर आपके पीने का पानी नहीं है तो आप उसको इरिगेशन के लिए यूज कर रहे हैं तो ये भी आपकी
गलती होगी, मूर्खता होगी। सोइल इरोजन इज कंट्रोल्ड। अब देखो, जो सोइल इरोजन है, समझो इस बात को, अगर मान लो कोई डैम बनता है, अगर कोई ऐसा रिजर्वियर हम बनाते हैं, तो बारिश का जो पानी होता है ना, वो फ्लो करके आता है। तो इरोजन कैसे होता है? इरोजन का मतलब क्या है? इरोजन का मतलब है कि वहां की जो मिट्टी होती है वो कट करके और वो बाहर दूसरी बह करके और दूसरी जगह पे चली जाती है, तो वहां कुछ खड्डेनुमा आकृति सी बन जाती है। ठीक है। सेव्स वाटर बाय अलाउइंग वाटर टू ड्रिप स्लोली डायरेक्टली टू द बेस ऑफ द प्लांट। अब देखो, कई बार हम कहते हैं पानी को कैसे बचा सकते हैं, हम पेड़ पौधों को कैसे बचा सकते हैं। एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था, प्लास्टिक का एक डिब्बे को काट करके मैंने पेड़ लगाया था उसमें, तो उसमें जब मैं पानी डाल रहा था तो मेरे तो मैंने वहां पे पानी डालना तरीका बताया कि बच्चों जो पेड़ों पर पानी कैसे डाला जाता है ना। डायरेक्टली अगर हम ऐसे ही उसमें पानी डालते हैं, उसकी जड़ कट जाती है और पानी का यूज भी ज्यादा होता है, वेस्ट भी होता है पानी, थोड़ा बहुत इधर उधर भी गिरता है। लेकिन जब हम आराम से पास से होकर उसमें डालते हैं, स्लोली डालते हैं, तो इससे भी हमारा जो पानी है वो वेस्ट नहीं होता। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी मोटी बातें हैं। ठीक है। अब देखिए, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया गया इसमें। तमिलनाडु is the first state in India which has made rooftop rainwater harvesting structure compulsory to all the houses across the state. There are legal provision to punish the defaulters. अब देखिए, तमिलनाडु एक पहला ऐसा राज्य है भारत का जिसने जो भी मकान की छतें बनाएंगे उसमें ऐसा स्ट्रक्चर जरूर से बनाना है जो कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट करता हो। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसको पनिश किया जाएगा। यह एक वैध कानून बना दिया गया है। अब वैसे भी हम जानते हैं वाटर इज प्रीशियस, डोंट वेस्ट इट। पानी जो है बहुत कीमती है हमारे लिए, हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो बारिश का पानी है उसे हमें बचाना चाहिए, इससे हमारी अर्थ को भी लाभ होगा। ठीक है, इतना कुछ आपने समझा होगा। आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें मैंने एक वीडियो की मदद ली और एक पीपीटी के थ्रू आपको ये चैप्टर समझाया। और कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ जानने की हो। और इसके बाद आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को पहले नोट्स को करिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करिए और आज के ये ड्राइंग टास्क मुझे भेज दीजिएगा करके, ताकि मैं रिकॉर्ड में रखूं उसको। हाँ, एनी क्वेश्चंस? सर आपने बताया जो वाटर है वो बेसिक राइट है पीपल्स का, तो सर अभी कई कंपनीज है जैसे बिस्लरी, सर वो वाटर का बिजनेस कर रही है, तो सर ये तो इलीगल है ना, गवर्नमेंट को बैन करना चाहिए थे। नहीं, देखिए, पहली चीज आपने सही कही कि पानी पीने का सबको अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। दूसरा आपने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है ये, है ना, राज्य की जिम्मेदारी है कि वो प्रजा को या नागरिकों को पानी मुहैया करवाए, शुद्ध पानी मुहैया करवाए। लेकिन अगर कोई बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, व्यापार के थ्रू अगर वो पानी को बेच रहा है तो वह गलत नहीं है, अवैध नहीं है। यह कानूनन आप व्यापार के थ्रू कर सकते हैं। जैसे भोजन, आप देखो पानी आपका है, आपने उसे कहाँ से लिया? आपने अपने घर के यहाँ से लेकर के आरओ से उसको रिफाइन किया है, तो आपका उसमें जो भी खर्चा लगा है आपने रिफाइन किया है, उसको शुद्ध बनाया है। शुद्ध बना करके आप उसे बेचना चाह रहे हैं तो आपके ऊपर क्यों रोक लगाएगा कोई भी? आपकी संपत्ति है, आप अपने तरीके से उसको बेच रहे हैं। जैसे मैं शर्ट पहनता हूँ, इस शर्ट को मैं बेच रहा हूँ, मेरे पास पेन है, मैं पेन को बेच रहा हूँ। बात को समझने की कोशिश करिए आपने, समझ में आ गया होगा आपको, यस है ना? तो ये अवैध नहीं है, गलत नहीं है। ओके सर, हाँ बेटा। सर क्या वो पानी कहीं से किसी से खरीदते होंगे क्या? नहीं, देखो खरीदते नहीं। अगर जैसे खुद का भी पानी जैसे यूज करते हैं तो क्या करते हैं, बड़े प्लांट लगे होते हैं। जो आप बिस्लरी की बात कर रहे हैं ना, ये क्या करते हैं, जैसे पानी तो वही होता है, पानी कोई अलग से थोड़ी लेके आएंगे। जैसे ग्राउंड वाटर होगा, नदी का पानी होगा, उस पानी को लेंगे, इकट्ठा करेंगे, फिर प्लांट के थ्रू उसको क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा। हाँ सर हाँ हाँ, एक मिनट। सर, जैसे में इवेपोरेशन होता है।
सर ओशियन में साल्टेड वाटर होता है सर, इवापोरेशन में होता है और सर वो ग्राउंड में गिरता है, तो सर वो साल्टेड वाटर फ्रेश वाटर बन जाता है। तो सर ये कैसे होता है? क्योंकि अपने पास टेक्नोलॉजी है फिर भी वो सॉल्टेड वाटर फ्रेश वाटर नहीं बन पा रहा है, बट सर एवापोरेशन से वो फ्रेश वाटर कैसे बन जाता है? ये तो देखो, सबसे बेटर जवाब एक साइंस टीचर दे पाएंगे। इसका तो मेरे पास ये जवाब नहीं हो सकता। मैं केवल इतना सा बता सकता हूँ कि जो वाटर साइकिल है वो किस तरह होता है। अब ये तो साइंटिफिक चीज है कि पानी सर जो मैं साल्टी होता है और वो सर भाप होता है, तो नमक थोड़ी उसके साथ उड़ता है, वो केवल भाप के रूप में, क्या बोलते हैं उसको, केवल भाप होती है वो, है ना, भाप को लेकर के सर अपने वाटर वेपर होता है सर। बादल बनते हैं, है ना, तो नमक थोड़ी होता है साथ में, है ना। सर बस वाटर वेपर होता है सर। हाँ, केवल वाटर वेपर होता है, प्योर वाटर है। वो तो सबसे शुद्ध होगा, इसीलिए तो उसको हमने पालर पानी कहा है, क्योंकि वो बारिश का पानी बना और वो सबसे शुद्ध माना जाता है पीने के लिए। अभी जस्ट हमने पढ़ा ये फैक्ट कि जो बारिश का पानी होता है वो सबसे शुद्ध माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो किसी अशुद्धि को अपने साथ लेके नहीं जाता, केवल भाप के रूप में, शुद्ध रूप में जाकर के बादल बनते हैं। और बादल क्या है? उसी नमी का ही तो रूप है, जो कंडेंसेशन होता है उसके बाद में प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक है। हाँ शिवम, कोई चीज पूछनी हो तो अच्छे से पूछ लो, अगर आप संतुष्ट ना हुए हो तो। सर तो अपने पास टेक्नोलॉजी है, तो सर टेक्नोलॉजी से भी अपन वेपराइज कर सकते हैं, तो साल्ट नीचे ही रह जाएगा, वेपर ऊपर चले। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्या इतने बड़े लेवल पे कर सकते हैं हम? प्रशांत महासागर को इवेपोरेट कर सकते हैं? आपके पास कोई ऐसा गमला भगोना कोई है जिसमें प्रशांत महासागर को रख के हम गर्म कर लें? ऐसा नहीं हो सकता ना। और देखो ऐसा भी समझो ना, जब ड्रिंकिंग पानी, जो अगर पानी पीने का है हमारे लिए, वो यूज नहीं कर पा रहे हैं हम उसको, इतना सारा पानी है उसको हम कैसे रिफाइन करें? नहीं कर पाएंगे, बड़ी मात्रा है, इतनी मात्रा है कि हम कल्पना नहीं कर सकते, इतनी गहराई है उनकी। तो वो चीजें अथाह है, उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम केवल ये चीजें जान रहे हैं कि वाटर रिसोर्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हमने ये देखा है कि कौन कौन से रिसोर्सेज, सॉरी कौन कौन से डैम्स हैं जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए बनाए गए हैं, भारत में कहाँ कहाँ डैम है। बस इतना सा है, बहुत इजी चैप्टर है। थोड़ा सा इसको रीड करिए और जो आपके नोट्स हैं उनको बनाइए, और आज के लिए जो ड्राइंग है उसको आप नोट करके बना करके और मुझे दीजिए। उसमें आपको रिवर्स और डैम्स जो हैं उनको लोकेट करना है। ध्यान रखिए आपके मैपिंग आइटम्स में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि भारत में जो लेक्स हैं, जो रिवर्स हैं, जो डैम्स हैं, मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है, इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है। सर हाँ सर बेटा, पीपीटी की हेल्प से इस चैप्टर के नोट्स बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। सर आप बिल्कुल बना पीपीटी सकते शेयर कर दीजिए। हैं। ओके, ठीक है बेटा, चलिए। Thank you, sir. Have a nice day, sir. Thank you, sir. Have a nice day. थैंक यू सर। Thank you, sir. Have a nice day. Have a nice- करिए, नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करिए।